डियर स्टूडेंट्स, कल हमने समुच्चय को प्रारंभ किया था और समुच्चय का बेसिक मैटर देखा था। समुच्चय क्या होता है, समुच्चय को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। तो आज एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं, 1.1। अब एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है, बुक ओपन रखिए, सामने बुक होनी चाहिए आपके मैथ्स की। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कुछ कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है ये समुच्चय हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अब समुच्चय हो सकते हैं या नहीं हो सकते उसका मतलब क्या है। कल मैंने आपको समुच्चय की परिभाषा बताई थी। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इस पर उदाहरण भी दिया था, जैसे क्लास 11 का बुक सेट। वस्तुओं का एक ऐसा संग्रह जो सुपरिभाषित हो, जिसकी परिभाषा एक अच्छी तरह से दी गई हो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है उसका फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्या है, जे से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह। जे से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह, क्या ये सुपरिभाषित है? यस, सुपरिभाषित है। जे से प्रारंभ होने वाले सभी महीने टिप्स पर बता सकते हैं हम डायरेक्ट, है ना। कौन कौन से होंगे जे से प्रारंभ होने वाले? जून होगा, जुलाई होगा। क्लियर? तो ये सुपरिभाषित था। तो ये समुच्चय हो सकता है या नहीं हो सकता? ये एक समुच्चय होगा, जे से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह। दूसरा, भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। 10 सबसे प्रतिभाशाली, ठीक है, सबसे प्रतिभाशाली लेखक। तो ये कोई, इसकी कोई परिभाषा है क्या? ये सुपरिभाषित है क्या? बताइए। इसमें तो क्या था, जे से प्रारंभ, ठीक है, होने वाले मंथ, महीने, वो तो जून जुलाई क्लियर था, परिभाषित था, तो ये समुच्चय था। 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखक। प्रतिभाशाली का कोई पैमाना नहीं, ठीक है, ये सुपरिभाषित नहीं है। प्रतिभाशाली किस प्रकार से प्रतिभाशाली हो सकता है? किसी का मैटर बहुत अच्छा हो सकता है किसी बुक सबसे ज़्यादा सेल होती हो, सबसे ज़्यादा बिकती हो, तो वो क्लियर नहीं है इसका पैमाना। सो ये एक समुच्चय नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। अब सर्वश्रेष्ठता किस तरह से आप बताएंगे? सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। अब बल्लेबाज किस प्रकार से, क्या पैमाना होगा? जिनकी रन रेट सबसे अच्छी हो, स्ट्राइक रेट सबसे अच्छी हो, या जो मैच जिताने वाले हो, या जिनके नाम टेस्ट में सबसे ज़्यादा रन हो, किसी के नाम वनडे मैच में सबसे ज़्यादा रन है। तो इसका कोई पैमाना नहीं है सर्वश्रेष्ठता का। सो ये एक समुच्चय नहीं हो सकता, ये सुपरिभाषित नहीं है। चौथा, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह सुपरिभाषित है, निश्चित संख्या है। आप बता सकते हो कि हमारी कक्षा में कौन से बालक है और उनका नेम क्या है, बता सकते हैं ना। तो चौथा समुच्चय है। पांचवा, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1 से लेकर 99 बता सकते हैं हम। 100 से कम सभी प्राकृत संख्या है जो कौन कौन सी हो सकती है, बता सकते हैं ना। तो 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह भी एक समुच्चय बना सकते हैं। इस तरह से समुच्चय के अवयवों को मंझले ब्रैकेट में रखते हैं, ये बन गया। बना सकते हैं ना, बता सकते हैं कि ये संख्याएं होती है। तो ये सुपरिभाषित है, तो पांचवा एक समुच्चय है। इसके बाद छठा, लेखक प्रेमचंद ने जो उपन्यास लिखे थे। छठा, लेखक प्रेमचंद ने जो उपन्यास लिखे थे उनका संग्रह। यस, निश्चित संख्या है। लेखक प्रेमचंद ने जितने उपन्यास लिखे हैं हम बता सकते हैं इतनी संख्या में, और उनके ये नेम हैं। तो ये भी एक समुच्चय है। सातवां,
सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। सभी सम पूर्णांक हम बता सकते हैं, सम पूर्णांक 2 से विभाजित होने वाले जो है, एक परिभाषा है, सुपरिभाषित है, हम इसकी एक निश्चित परिभाषा दे सकते हैं। क्या? 2 से विभाजित होने वाले जिनमें 2 का भाग जाए। ठीक है, तो ये भी एक समुच्चय हुआ, समपूर्णांक। 8वां, इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। कर सकते हैं, ये अध्याय समुच्चय, जो अध्याय हम पढ़ेंगे जितने प्रश्न हैं उनका संग्रह बना सकते हैं, सुपरिभाषित है। तो ये भी क्या हुआ? एक समुच्चय हुआ। उसके बाद आता है 9वां, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। सबसे अधिक खतरनाक जानवर, किसको खतरनाक, किस स्तर पर खतरनाक मानेंगे, उनका क्या पैमाना है? पृथ्वी पर कई जानवर तो ऐसे हैं जिनका नाम ही नहीं पता। ठीक है, इंसान जिनके बारे में पता ही नहीं कर सका, ऐसे भी कुछ एरिया में हो सकते हैं। और खतरनाक का पैमाना, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। खतरनाक हो सकता है एक पालतू जानवर जो है, वो भी किसी को कई बार नुकसान पहुंचा सकता है, तो उस वक्त वो खतरनाक हुआ ना। ये सुपरिभाषित नहीं है, ये समुच्चय नहीं होगा। तो कौन कौन सा नहीं था? दूसरा, तीसरा और 9वां, ये समुच्चय नहीं थे, सुपरिभाषित नहीं थे। और समुच्चय कौन सा होता है? वस्तुओं का ऐसा संग्रह जो सुपरिभाषित हो। ठीक है, कल ही मैंने आपको उदाहरण दिया था, कल की क्लास में एक सुपरिभाषित का पहला क्वेश्चन हो चुका है बच्चे। अब आते हैं दूसरे पर। बुक जरूर परचेज कर लें मार्केट से, मैथ की बुक नहीं है तो बुक जब भी क्लास स्टार्ट हो आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करके बैठिए। जिन स्टूडेंट्स के पास मैथ है वो बुक परचेज करें एंड अपना वर्क स्टार्ट करें। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक समुच्चय दे रखा है ए, जिसमें अवयव है 1 2 3 4 5 6, ये अवयव है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं। 5 और ए, फिर दूसरा 8 और ए, इनके बीच क्या चिन्ह लगेगा? 0 ए। ठीक है, 4 ए एंड 10 और ए। इनके बीच में आपको बताना है कि बिलोंग्स टू चिन्ह लगेगा या डज नॉट बिलोंग्स टू लगेगा। एक अवयव और एक समुच्चय के बीच में बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू लगता है। अगर ये अवयव इस समुच्चय में शामिल है, ये वाला अवयव इसके अंदर है, ठीक है, या कह सकते हैं यदि 5 समुच्चय ए का एक अवयव है तो 5 बिलोंग्स टू ए। यदि 5 समुच्चय ए का अवयव नहीं है तो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 5 देखो ए में है क्या? ए समुच्चय, इसमें 5 एक अवयव है तो 5 बिलोंग्स टू ए। 8 ए में शामिल है क्या? नहीं, 8 ए में शामिल नहीं है तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 ए में शामिल है क्या? नहीं है बच्चे, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 ए में शामिल है? 4 है तो 4 बिलोंग्स टू ए। 5 भी ए में शामिल है तो 5 बिलोंग्स टू ए। 10 ये यहाँ पर 2 था बच्चे, 2, ठीक है, 5 डबल लिख दिया ना मैंने, 5 यहाँ पर भी। 2 ए में शामिल है क्या? यस, 2 ए समुच्चय का एक अवयव, 2 इस समुच्चय का एक अवयव है तो 2 बिलोंग्स टू ए। 10 समुच्चय ए का अवयव है या नहीं? 10 समुच्चय ए का अवयव नहीं है तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर हुआ 2। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है हमारा यहाँ। अब आते हैं बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू कब लगता है। ये यदि इस समुच्चय का एक अवयव है तो बिलोंग्स टू साइन, ये इस समुच्चय का अवयव नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर?
ये दूसरा प्रश्न। अब तीसरे पर आते हैं। तीसरा देखिए क्या, साथ साथ ही नोट करते रहे ना, जिससे वर्कलोड बढ़ेगा नहीं। समुच्चय के मैंने आपको बताए थे दो रूप। एक तो बताया था रोस्टर रूप, रोस्टर, या आप कह सकते हो सारणीबद्ध करना, ठीक है, सारणीबद्ध रूप। दूसरा था सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म। पहला तो समुच्चय को दो प्रकार से लिखा जा सकता है, सारणी में लिख दें तो उसको सारणीबद्ध या रोस्टर रूप कहते हैं। दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, या हम इसे एक नियम रूप भी कह सकते हैं। समुच्चयों को सारणी में सारणीबद्ध ना करके एक नियम बना के लिख देना। कल मैंने कई उदाहरण भी आपको दिए थे, ठीक है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर नियम रूप दे रखा है और उसको लिखना है रोस्टर यानी सारणी बना के लिखना है। तो थर्ड का फर्स्ट समुच्चय है ए के अवयव कौन से हैं, एक्स, और एक्स क्या है, एक्स एक पूर्णांक है, एक्स क्या है, एक पूर्णांक है, तथा x का मान जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, -3 से 7 तक है। x एक पूर्णांक है और x -3 से 7 के मध्य है। ये तो हुआ एक नियम के रूप में लिख दिया, ब्रैकेट में अवयव तो नहीं लिखे, सारणीबद्ध रूप तो नहीं किया एक तरह से, ठीक है। तो क्या करें, अब इसको आपको बनाना है किसमें, रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप में कैसे बनाया जाए बच्चे, रोस्टर रूप में देखिए, ध्यान से देखिए, इसको अच्छी तरह से देखिए, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब इनको क्या करना है, सूचीबद्ध करना है। क्या करना है, सूचीबद्ध करना है, यानी रोस्टर में लिखना है। तो कैसे लिखें, x एक पूर्णांक है। पूर्णांक कौन से होते हैं, पूर्णांक तो पूर्णांकों का समुच्चय, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे पूर्णांक, पूरे अंक हो, चाहे प्लस के हो माइनस के हो, चलो पूर्णांक है। ए समुच्चय के अवयव हैं x, इसे कैसे बोलेंगे, x सबसे पहले क्या है, x, इसका अर्थ क्या है, x अवयव है किसके, ए समुच्चय के। x है क्या, x एक पूर्णांक है। पूर्णांक तो बहुत सारे होते हैं, देखो कोई लिमिट ही नहीं है, सारी प्लस माइनस की संख्या विद 0। तो इसने बताया x बड़ा है -3 से लेकिन छोटा है 7 से, -3 से 7 के बीच में, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -3 से बड़ा है इधर और 7 से छोटा है, तो मतलब ये हुई -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये है। x एक पूर्णांक है और -3 से 7 के मध्य है। हमने क्या किया, इनको सूचीबद्ध कर दिया। क्या कर दिया, सूचीबद्ध यानी रोस्टर रूप में लिख दिया, बस। अब देखिए क्लियर रखें, एक समुच्चय में अवयव सीधे लिख देना, अवयव ये रोस्टर रूप होता है। पहला हुआ क्वेश्चन हमारा। अब आते हैं दूसरे भाग पर। दूसरा भाग देखो बच्चे क्या है, दूसरा भाग हमारा है x। दूसरे समुच्चय को नेम दे दिया b। b समुच्चय के अवयव है x। x क्या है, x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। इस समुच्चय के अवयव जो हैं वो x हैं और x क्या है, संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम प्राकृत संख्या, देखिए b बिल्कुल आसान है। 6 से कम प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कौन सी होती है, नेचुरल नंबर, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये चलती रहती है, ये प्राकृत संख्याएं हैं।
अब इसको कैसे बोला जाएगा? x इस समुच्चय के अवयव हैं। अब x में कितने ही अवयव हो सकते हैं? अब x की जगह क्या क्या हो सकता है? x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या। 6 से कम प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? 1 2 3 4 5 ये होती है। ये हमने इसको रोस्टर रूप में लिख दिया। ठीक है, अब देखिए आगे तीसरा भाग। तीसरे भाग में क्या है? समुच्चय का नेम दे रखा है C। समुच्चय का नेम क्या दे रखा है? C। और C के जो अवयव है वो x है। x क्या है? x 2 अंकों की एक प्राकृत संख्या है। x 2 अंकों की क्या है? एक प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल, जिसके अंकों का योग कितना है? 8 है। C समुच्चय में जो अवयव है वो है x। x क्या है? 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। 8 किस किस का योगफल होता है? ऐसे 2 अंकों की संख्या। अब देखो 11 12 13 इस तरह से चलते जाओ, 17 का है ना। फिर दूसरी लाइन में क्या आता है? 26। तीसरी लाइन में क्या आता है? 35। फिर आता है 44, फिर आता है 53, फिर आता है 62 और फिर आता है 71 और फिर आता है 80। ये 2 अंकों की प्राकृत संख्या, ठीक है, जिनके अंकों का योगफल कितना हुआ? 8। x इस समुच्चय के अवयव है। x की जगह क्या क्या लिख सकते हैं? 2 अंकों की प्राकृत संख्या जिनका योगफल उन अंकों का 8 हो। इन अंकों का योगफल 1 7 8 2 6 8 3 5 8 44 में 4 4 8 5 3 8। कर सकते हो ना ये क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन, थर्ड का फोर्थ पार्ट जो है उस समुच्चय को नाम दिया गया है D। D क्या है? D के अवयव जो हैं वो x है और x क्या है? x एक अभाज्य संख्या है। x एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं तो बहुत होती है। कंडीशन दे दी, एक शर्त और दे दी साथ साथ ही, जो 60 की भाजक है। 60 की भाजक है। देखो x क्या है? एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। तो कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं एक अभाज्य नहीं होती है? 2 एक अभाज्य है जो 60 की भाजक है। 3 एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। 5 एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। इसके बाद जो संख्याएं होगी, जैसे 6 में भी, 6 का भी 60 में जाता है भाग, 10 का भी जाता है, 12 का, 15 का, बट लेकिन वो संख्याएं अभाज्य नहीं है। अभाज्य संख्याएं 3 ही हैं जिनका 60 में भाग जाता है। ऐसी 3 ही संख्याएं जो अभाज्य है और 60 में भाग जाए। ठीक है, अब देखिए पांचवें में समुच्चय का नाम दे रखा है ई समुच्चय क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। शब्द के सभी, ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अक्षरों का समुच्चय, ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो चलिए इनको समुच्चय में लिखते हैं अलग अलग करके। किसी शब्द के अक्षर का समुच्चय बनाएं। T, R, I, G, O, N। अब यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, एक अक्षर समुच्चय में एक ही बार आता है, एक अवयव समुच्चय में एक ही बार आता है, उसको रिपीट नहीं करना, दोबारा नहीं लाना होता है।
TRIGON, O पहले आया हुआ है, M नहीं आया हुआ, E नहीं आया हुआ, T आया हुआ है, R आया हुआ है, Y नहीं आया हुआ। ठीक है, तो इस समुच्चय में कितने अवयव हो गए? देखिए बच्चे, इस समुच्चय में हो गए 9 अवयव। इस समुच्चय में 9 अवयव हो गए। आगे चलें। आगे वाला समुच्चय है F। F क्या है? इसी प्रकार बैटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। F क्या है? बैटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। बैटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय F। तो कैसे लिखें? B E T एक ही बार आ गया, ये भी आ गया, R। समुच्चय में एक अवयव एक ही बार आता है, अवयव रिपीट कभी नहीं होता है। तो हमने पहले 3 प्रश्न किए हैं। आज आप इन 3 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से नोटबुक में राइट करें। कल इसी यूनिट को आगे रखेंगे।